वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बेहतरीन टॉपिक मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम देखने वाले हैं द ग्रेट डिप्रेशन 1929-1930 कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन देखेंगे, मीनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और ये कंप्लीट डिप्रेशन के टॉपिक के बाद हम देखने वाले हैं राइज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए ब्रांच। और इस सारी डिप्रेशन की स्टार्ट कहां से हुआ था? ये खबर आई थी, आर्टिकल आया था, उससे ये सारी डिप्रेशन स्टार्ट मानी जाती है। तो इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होती क्या है। तो देखिए, डिप्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीवर एंड प्रोलॉन्ग रिसेशन। रिसेशन जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाए, जब सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए, प्रोलॉन्ग कंडीशन में पहुंच जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन रिसेशन का ही सबसे बिगड़ा हुआ रूप है, यूं समझ लो। सबसे डेंजरस फॉर्म क्या है रिसेशन की? डिप्रेशन। ए रिसेशन इज ए सिचुएशन ऑफ डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। और रिसेशन क्या होता है? रिसेशन का मीनिंग होता है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिक्लाइन आने लग जाता है, प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाता है, कंजप्शन डिक्रीज होने लग जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होने लग जाता है, तो उस सिचुएशन को हम रिसेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? फिर आगे है डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। और जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होता है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है कंजप्शन के डिक्रीज होने से। हम सभी जानते हैं कि एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, अर्थात एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन भी किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का। और इन्वेस्टमेंट भी किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है। और एडी और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखना। एडी इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और एडी डिक्रीज होगी तो नेशनल इनकम डिक्रीज होगी। तो दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो मैं कह रहा था कि जो डिप्रेशन या रिसेशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? कंजप्शन के डिक्रीज होने से। अब कंजप्शन डिक्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं जिसकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो कंजप्शन डिक्रीज होता है, तो जैसे ही कंजप्शन डिक्रीज होता है, प्रोड्यूसर के पास क्या होता है? प्रोडक्शन उसके पास ज्यादा रहता है, तो वो उसको क्या करता है? प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन डिक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट को भी डिक्रीज करेगा, छटनी करेगा ना। कर्मचारियों की जो एम्प्लॉइज हैं उन सबको हटा देगा नौकरी से, जॉब से। तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, नेशनल जो इनकम है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये तो है फर्स्ट पीरियड। फिर सेकंड पीरियड में फिर ये इंपैक्ट चालू हो जाता है। कौन सा? कि इनकम डिक्रीज होगी, फिर कंजप्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि इनकम और कंजप्शन में क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। ध्यान देना कि इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन इंक्रीज होता है, और इनकम डिक्रीज होती है तो कंजप्शन भी डिक्रीज होता है। ठीक है। तो जैसे ही इनकम डिक्रीज होगी, कंजप्शन डिक्रीज होगा, और फिर से प्रोडक्शन डिक्रीज होगा कंपनीज के द्वारा, और कंपनीज फिर से एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेंगी, और फिर से नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी। तो एक बार जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो ये जो साइकिल है, ये पूरा साइकिल है। जो इकोनॉमी की रिसेशन की जो लाइन है, ये लाइन नहीं होती, ऐसे नहीं होती है रिसेशन। ये गलत है। रिसेशन कभी भी लाइन के रूप में नहीं होता। रिसेशन कैसे होता है? रिसेशन का ही जो सबसे डेंजरस रूप है वो डिप्रेशन होता है। तो रिसेशन और डिप्रेशन किस रूप में होता है? साइकिल के रूप में। आपने देखा ही होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं, तो ये उसी की तरह है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार किसी कारणवश कंजप्शन डिक्रीज होता है तो उससे फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाता है, फिर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने लग जाता है, नेशनल इनकम डिक्रीज होने लग जाती है, और फिर नेशनल इनकम के डिक्रीज होने से फिर से कंजप्शन डिक्रीज होने लग जाता है, फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाता है, फिर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होने लग जाता है, और फिर नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से ये कंप्लीटली साइकिल चलता रहता है, और ये एक डेंजरस साइकिल बन जाता है जिससे इकोनॉमी का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, और इसमें से निकलने के लिए कई साल लग जाते हैं किसी कंट्री को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
फिर हमारा है जनरली व्हेन एन इकोनॉमी कंटिन्यूअस टू सफर रिसेशन फॉर 2 और मोर क्वार्टर्स इट इज कॉल्ड डिप्रेशन। ध्यान देना, जब इकोनॉमी सफर करती है रिसेशन से 2 और मोर क्वार्टर्स, तब उस जाकर उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में लाते हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ समय के लिए अगर मान लो रिसेशन है तो उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे, कंटिन्यू कुछ क्वार्टर तक अगर वो रिसेशन डेंजरस होती जाती है कंटिन्यूअसली, तो उसको हम फिर डिप्रेशन का नाम देते हैं। फिर आगे है मीनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। वो तो हमने डिप्रेशन देख ली, रिसेशन देख ली, अब हम देखने वाले हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये क्या होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक शटडाउन when production is continuously declining due to decline in demand for goods and services internationally and gross domestic product GDP is down growth for at least 3 months। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो डिप्रेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाती है, तो उसको हम ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, जब डिप्रेशन, पहले तो रिसेशन होती है, जब रिसेशन डेंजरस हो जाती है तो वो डिप्रेशन बन जाती है, और जब डिप्रेशन इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हो जाए, तो उसको हम ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में कंजप्शन डाउन होने लग जाता है, और कंजप्शन डाउन होने से फिर वही चक्र स्टार्ट हो जाता है, स्टेप्स स्टार्ट हो जाती है। कौन सी, कि पूरे वर्ल्ड में कंजप्शन डिक्रीज होगा, फिर पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, फिर पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयज डिक्रीज होंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो इनकम भी पूरे वर्ल्ड की क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। और ये फर्स्ट स्टेप होती है प्रोसेस की, और फिर रिपीट होने लग जाती है यही प्रोसेस कंप्लीटली, कंजप्शन, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनकम की। तो इस तरह से जब डिप्रेशन इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए तो उसे हम ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। फिर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डाउन ग्रोथ फॉर एटलीस्ट 3 months। और जब इंटरनेशनल लेवल पर डिप्रेशन आती है और जो जितने भी कंट्री हैं उन सब कंट्रीज की जो डाउन ग्रोथ होती है वो कम से कम 3 महीने तक वो नेगेटिव में चल जाती है। नेगेटिव हो भी सकती है या फिर बिल्कुल उसमें आ जाए, उसकी जो इंक्रीजिंग रेट थी वो धीरे धीरे क्या होने लग जाए, डिक्लाइन होने लग जाए, डिक्रीज होने लग जाए, और वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन। जीडीपी ग्रोथ में बिकम नेगेटिव इन द डिप्रेशन। और जनरली जो होता है ना जीडीपी ग्रोथ, वो डिप्रेशन के टाइम में नेगेटिव हो जाती है, रिसेशन के टाइम में तो वो पॉजिटिव रहती है, लेकिन जैसे ही वो डिप्रेशन होती है, क्योंकि डिप्रेशन क्या है, उसका रिसेशन का ये एक जो डेंजरस वो है फॉर्म है, तो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है डिप्रेशन में, और रिसेशन में वो जनरली पॉजिटिव ही रहती है, हालांकि उसकी इंक्रीजिंग रेट घट जाती है। फिर आगे है देखिए द बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो देखो द बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन कब से हुई, द ग्रेट डिप्रेशन जो आई थी वो कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, यहां ये बुल क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये बुल है इंटरनेशनल लेवल पर, बुल को स्टॉक मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को। जैसे बुल में पावर होती है वैसे ही शेयर मार्केट में किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की पावर होती है। उसमें जितना भी, जैसे बुल फाइट करता है, मान लो कई बार किसी प्रॉब्लम में आता है तो ये गुस्सा भी कर लेता है, तो सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं, सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं बुल के, वो सेम फीचर्स स्टॉक मार्केट में होते हैं। और इसी कारण से स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में लोग बहुत ऊपर तरक्की भी करते हैं, प्रमोशंस भी बहुत पाते हैं यहाँ पे, और जब लॉस होता है तो लोग सुसाइड भी बहुत कर लेते हैं। तो ये दोनों ही है बुल का। In 1923, the US stock market began to climb and continued to climb। 1923 में क्या हुआ था, यूएस जो स्टॉक मार्केट था वो क्लाइम हो रहा था और कंटिन्यूअसली क्लाइम होता जा रहा था, और ये क्लाइम होने से यानी कि चढ़ रहा था मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या हो रहा था, चढ़ रहा था। दिस एनकरेज मैनी पीपल टू स्पेकुलेट दैट द मार्केट वुड कंटिन्यू टू राइज। और जब भी स्टॉक मार्केट होता है, हम सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड तो क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड।
लेकिन शेयर मार्केट में ये लागू नहीं होता। शेयर मार्केट में जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। इस कारण से शेयर मार्केट में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। तो जैसे ही ये शेयर मार्केट, यूएस का स्टॉक मार्केट क्लाइम होना चालू किया, इंक्रीज होना चालू किया और बहुत एक हायर लेवल पे पहुंच गया, तो इसने क्या किया, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्या सोचा कि हमको भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहिए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहिए, और हम भी स्पेकुलेट करते हैं कि ये आगे चढ़ेगा और क्लाइम होगा ये मार्केट और इंक्रीज होगा ये यूएस स्टॉक मार्केट, तो हम इसमें और पैसा लगाते हैं। अब उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर्स बोरोड मनी टू बाय मोर स्टॉक। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने, अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अमेरिका के लोगों ने स्टॉक्स को खरीदने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और उससे प्रॉफिट बनाने के लिए पैसा उधार लेना चालू कर दिया। अलग अलग लोगों से उन्होंने क्या किया, मनी को बोरो किया और उसे स्टॉक मार्केट में डाल दिया। जितनी भी उनके पास कैपिटल थी वो सारी की सारी कैपिटल उन्होंने कहां डाल दी, यूएस के स्टॉक मार्केट में, ये सोचकर कि हमको जल्द ही बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर देखो आगे हुआ क्या, बट when stock prices started to decline on October 29, people rushed to sell their stock and get out of the market, which drove price down even further. इसमें क्या हुआ कि 29 अक्टूबर के आसपास क्या हुआ, प्राइसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ये 23 तारीख के बाद से स्टार्ट हो गई थी डिक्लाइन होना, हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन 29 तारीख तक आते आते, 29 अक्टूबर तक आते आते लोगों में इतना ज्यादा पैनिक हो गया कि उन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया, और जितने भी स्टॉक्स थे, जितने भी शेयर थे, उन्होंने जो प्राइस मिल रही थी स्टॉक्स की उसी पर उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसका कंक्लूजन क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, देखो, दिस साइकिल लेड टू मोर एंड मोर पैनिक सेलिंग अंटिल द स्टॉक मार्केट फेल टू इट्स लोएस्ट पॉइंट इन हिस्ट्री। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक बार सब लोगों ने, जब यूएस के लोगों ने अपने शेयर्स सेल करने स्टार्ट किए, तो जैसे ही शेयर्स सेल स्टार्ट किए वैसे ही पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। पैनिक सेलिंग मतलब कि सबको लगने लगा कि ये शेयर मार्केट अब डूबने वाला है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो चुका है और हमारा सारा पैसा लॉस में चल जाएगा। तो उन्होंने सबने क्या किया, जिस प्राइस पे सेल हो सकता था उस प्राइस पे उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया शेयर्स को, सारी कंपनियों के। और इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, पैनिक सेलिंग से प्राइसेस क्या हुई, डिक्रीज होती चली गई, और इतनी डिक्रीज हो गई प्राइसेस स्टॉक्स की कि वो उन्होंने एक हिस्ट्री बना ली और लोएस्ट पॉइंट पे शेयर मार्केट चले गया अब तक के। ऑन अक्टूबर 29, 1929 द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन बिगेन विद द फॉल इन द स्टॉक मार्केट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 1929 में जो द ग्रेट डिप्रेशन आई थी वो स्टार्ट कहां से हुई, यूनाइटेड स्टेट के स्टॉक मार्केट को में फॉल आने से, उसके डिक्रीज होने से या उसमें प्राइसेस डाउन होने से ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन स्टार्ट हुआ। द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट यहीं से होता है। ऑन अक्टूबर 29, 1929 द यूएस स्टॉक मार्केट फेल बैडली एंड लॉस्ट $14 बिलियन। और देखो 1929 अक्टूबर को एक ही दिन में यूएस मार्केट इतना गिरा, इतना फेल हुआ, इतना डाउन हुआ कि $14 बिलियन उस टाइम पे, आज के नहीं, ये आज की रेट बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं 1929 में $14 बिलियन, सोचो कितने होते होंगे। तो $14 बिलियन का नुकसान हुआ, लॉस हुआ किसको, अमेरिकन लोगों को, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था। और एक ही दिन का नुकसान है ये, तो सोचो कितना भयंकर नुकसान हुआ होगा जिससे उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो यहीं से होती है द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। द यूएस स्टॉक मार्केट हैड फॉलन बाय 12% बाय द टाइम द मार्केट क्लोज्ड। और क्या हुआ, जब मार्केट क्लोज हुआ, इवनिंग में क्लोज होता है मार्केट, जब तक मार्केट क्लोज होता तब तक एक ही दिन में यूएस मार्केट 12% डाउन जा चुका था। एज इट वाज ट्यूसडे सो इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक ट्यूसडे। और ये जो दिन था जिस दिन ये सारा स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, फॉल हुआ, वो क्या था, ट्यूसडे था, इसलिए इसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है। दिस कंटिन्यूड टिल जुलाई 1932 एंड द स्टॉक मार्केट फेल to 89% from
द पीक ऑफ 1929 और 89% तक वो डाउन जा चुका था स्टॉक मार्केट यूएस का 1929 के उससे। कब? 1932 तक कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज होता चला गया मार्केट और 89% मार्केट गिर चुका था। आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट डिकेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्ड सस्पेंडेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाज ऑलमोस्ट ओवर। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट हुआ कि कंप्लीटली इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज थी, क्योंकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरा, शेयर मार्केट गिरा, तो अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति है, पावरफुल कंट्री है, तो वही सबसे ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देता था। तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी, जो सबसे ज्यादा जिनका ट्रेड था अमेरिका के साथ, उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले, उनका जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हुआ सबसे पहले, फिर उनका ट्रेड डिक्लाइन हुआ, उसके बाद उसका इम्पैक्ट अदर जो कंट्रीज थी जो उनसे रिलेटेड थी उनके ऊपर भी हुआ, और ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड डिक्लाइन हो गया और ऑलमोस्ट ओवर हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर आगे है, ये देखिए, ये ओरिजिनल फोटो है स्टूडेंट्स ब्लैक ट्यूसडे की। ये ओरिजिनल फोटो है ब्लैक ट्यूसडे की। ए क्राउड ऑफ इन्वेस्टर्स गैदर आउटसाइड द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाहर ये सारी भीड़ है ब्लैक ट्यूसडे, और इसी को हमने ब्लैक ट्यूसडे कहा है, जो अक्टूबर 29 का है। 1929 29 अक्टूबर 2929 का दिन है ये, तो ये उस दिन का ओरिजिनल पिक्चर है। व्हेन द स्टॉक मार्केट प्लम्प्टेड एंड द यूएस प्लंज्ड इनटू द ग्रेट डिप्रेशन, और यहीं से द ग्रेट डिप्रेशन का स्टार्ट हुआ था। यही वो दिन था ब्लैक ट्यूसडे, यहीं से द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होती है। फिर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, देखिए, वॉल स्ट्रीट इन पैनिक एज स्टॉक्स क्रैशेस। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा वैसे ही खबरें बनने लग गई, अलग अलग न्यूज़पेपर में आने लग गई। ये भी ओरिजिनल न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि किस प्रकार से स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है और लोगों को मिलियंस का लॉस हो रहा है। फिर है, देखिए, ये एक और उसी डिप्रेशन की तस्वीर है। ये $100 विल बाय दिस कार, मस्ट हैव कैश, लॉस्ट ऑल ऑन द स्टॉक मार्केट। ये जो पर्सन है, इसने एक ऐड दिया है अपनी कार का कि मैं ये कार बेचना चाहता हूँ, सेल आउट करना चाहता हूँ, $100 इसकी प्राइस रखी है मैंने, और मैंने अपना सारा पैसा अब तक का स्टॉक मार्केट में क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, और इस कारण से मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे की नीड है, मुझे मनी की नीड है। तो जो भी कोई खरीदना चाहे, इसको परचेज करना चाहे इस कार को, वो $100 में इसको परचेज कर सकता है। फिर आगे है, ये देखिए एक और तस्वीर, फ्री कॉफी एंड डोनट्स, ठीक है, फॉर द अनएम्प्लॉयड पर्सन। जो द ग्रेट डिप्रेशन आई उस दौरान ऐसे कई जो कंपनीज थी उन्होंने कुछ फ्री सर्विस स्टार्ट की थी, तो ये फ्री सूप की सर्विस थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यूड आउटसाइड ए डिप्रेशन सूप किचन ओपन इन शिकागो बाय AI कैपकॉन 1931। तो 1931 में AI कैपकॉन के द्वारा ये फ्री सूप की सर्विस स्टार्ट की गई थी कि जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो हमारे यहाँ आकर फ्री सूप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, ये कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन देख लेते हैं हम। तो पहला कॉज क्या है, द शार्प फॉल इन द स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन इन विच शेयर होल्डर्स लॉस्ट $40 बिलियन। तो सबसे पहला जो कॉज था ग्रेट डिप्रेशन क्यों आई, उसका सबसे पहला रीजन क्या था कि स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में शार्प फॉल हुआ और $40 बिलियन शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया, उनका लॉस हो गया। आप देख सकते हैं, ये शेयर मार्केट का 1929 का चार्ट है, यहां से शेयर मार्केट था और 10 अक्टूबर 29 अक्टूबर को ये क्या हुआ, देखिए आप, यहां से सीधा डिक्रीज होकर यहां चले गया। ये शेयर मार्केट के भाव थे उस वक्त, तो ये देखिए उस वक्त लगभग 450 के आसपास था शेयर मार्केट, 450 के आसपास, और फिर ये डिक्रीज होके 250 के आसपास आ गया था। उस वक्त का ये भाव है शेयर मार्केट का, यूएस स्टॉक मार्केट का भाव। तो इस तरह से गिरा। ये तो एक दिन की गिरावट थी, ध्यान देना, ये केवल एक दिन की गिरावट थी। जैसे ही एक दिन की गिरावट हुई, फिर उसके बाद थोड़ा सा संभला शेयर मार्केट और फिर वापस से कंटिन्यूअसली इतना डिक्रीज हुआ 1932 के आसपास तक कि लोगों को जबरदस्त लॉस हुआ, और उसी के कारण ये द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुई। फिर आगे
सेकंड पॉइंट, 9,000 बैंक्स वेंट बैंकक्रप्ट. द नॉन इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक एंडेड द कैपिटल ऑफ द पीपल. द बैंक्स दैट रिमेन्ड स्टॉप द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी. पीपल स्टॉप्ड बाइंग, कॉजिंग कंपनीज टू शट डाउन एंड जॉब्स टू लॉस. ये भी ओरिजिनल पिक्चर है अमेरिकन यूनियन बैंक के वहां की. 9,000 बैंक बैंकक्रप्ट हो गए थे उस टाइम. द ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड के दौरान 9,000 बैंक बैंकक्रप्ट हो गए थे. बैंकक्रप्ट मतलब कि बैंकों में जिनका भी पैसा जमा था उन्हें टाटा बाय बाय बोल दिया गया. और उस वक्त नॉन इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट होता था. जैसे आज हमारे देश में, इंडिया में क्या है, अभी अगर आपका पैसा मान लीजिए किसी भी बैंक में है, मान लीजिए आपका पैसा 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, किसी बैंक में, और आज अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है वो बैंक दूसरे दिन, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख रुपए. ये इंश्योरेंस होता है. ठीक है, आज की तारीख में 5 लाख का इंश्योरेंस है हमारी डिपॉजिट्स पर. किसी भी बैंक में जमा कराएं, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक, हमारा इंश्योरेंस कितना है? 5 लाख तक का. भले ही आपके 50 लाख पड़े हो, 50 अरब पड़े हो बैंक में, लेकिन इंश्योरेंस कितने का है? 5 लाख का. तो कभी अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमको 5 लाख मिल जाता है. लेकिन उस दौरान यूएस मार्केट में जब ये डिक्रीज हुआ और 9,000 बैंक बैंकक्रप्ट हुए, उस दौरान इंश्योरेंस नहीं था डिपॉजिट्स का. तो जिससे क्या हुआ कि इंश्योरेंस नहीं था तो बैंक डूबे. तो क्या हुआ? बैंकक्रप्ट हुए. तो उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं रहा क्योंकि उनकी सारी डिपॉजिट्स बैंक में चली गई और बैंक वालों ने पैसे दिए नहीं तो वो बर्बाद हो गए. ठीक है. और कुछ बैंकों ने क्या कर दिया, अपना ट्रांजेक्शन रोक दिया और एम्प्लॉयज को था उनको निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, जॉब चली गई, लोगों की जॉब भी चली गई और इनकम भी उनकी डिक्रीज हो गई. तो ये भी इसका कॉज रहा. फिर अगला है थर्ड, इन दिस क्लाइमेट ऑफ इकोनॉमिक slowdown, the US government introduced Hole smooth Hole tariff to protect its companies, which greatly increased tax on imported goods. और इस दौरान ये देखिए, विल्स हॉले एंड रीड स्मूथ in April 1929, shortly before the Smoot-Hawley Tariff Act passed the House of Representatives. ये दोनों व्यक्ति उन्होंने उस वक्त थे वहां. ये ओरिजिनल पिक्चर है जब इन्होंने होली स्मूथ टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की यूएस गवर्नमेंट ने. और यूएस गवर्नमेंट की ये होली स्मूथ टैरिफ पॉलिसी क्या थी? इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिए. इंपोर्ट पर क्या कर दिया इन्होंने? इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिए. इंपोर्ट टैक्स इंक्रीज कर दिया. और जैसे ही इंपोर्ट टैक्स इंक्रीज हुआ वैसे ही इंपैक्ट क्या हुआ इसका, कि जो अदर कंट्रीज में प्रोडक्शन एक्सेस था, जाहिर बात है इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका, तो अमेरिका अगर इंपोर्ट कर रहा था तो कोई उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा. तो जो एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज थी उनको तो हो गया जबरदस्त तरीके से लॉस. ठीक है. और अमेरिका को लगा कि इंपोर्ट को रोककर इंपोर्ट पर टैक्स क्यों बढ़ाया, ताकि इंपोर्ट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. इंपोर्ट पे अगर टैक्स इंक्रीज होगा तो इंपोर्ट से जो माल आता है विदेशों से अमेरिका में, वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, अमेरिका के डिक्रीज हो जाएंगे. और जो डोमेस्टिक कंपनीज थी उस दौरान, डोमेस्टिक जो कंपनीज थी अमेरिका की, उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ये सोचा गया, ध्यान देना, ये केवल थिंकिंग थी अमेरिका की कि हम अगर इंपोर्ट टैक्स को इंक्रीज कर देंगे तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे. तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएंगे तो लोग उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देंगे. तो जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो क्या करेंगी, डोमेस्टिक कंपनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अदर कंट्रीज आल्सो रिटेलिएटेड एंड एज ए रिजल्ट द होल वर्ल्ड वाज इन द ग्रिप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. और इसके रिटेलिएशन में क्या किया, जितने भी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज थी उन्होंने भी इस अमेरिका के इस कदम का क्या किया, उन्होंने भी इसका विरोध किया. अमेरिका जो था यूएसए, उसका इन्होंने विरोध किया और उन्होंने सबने भी अपना इंपोर्ट टैक्स इंक्रीज कर दिया. और जब कंप्लीट कंट्रीज में इंपोर्ट टैक्स बढ़ गया तो सबका एक्सपोर्ट क्या हो गया, लगभग जीरो हो गया. एक्सपोर्ट क्या हो गया, जीरो हो गया. और ट्रेड क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच गया. यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बंद हो गए. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बंद हो गए कंट्रीज के बिटवीन में. ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम. फिर आगे है देखिए, ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. तो पहला हम देख लेते हैं, 1,30,00,000 पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड. द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान
1,30,00,000 लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ, द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइंड बाय 45% फ्रॉम 1929 टू 1932। 1929 से 1932 के बीच में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रेट है पूरे विश्व में वो 45% तक डिक्लाइन हो गई। थर्ड इम्पैक्ट क्या हुआ, द रेट ऑफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन डिक्लाइन बाय 80% फ्रॉम 1929 टू 1932। और 1929 से 1932 के बीच में ही जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की रेट है वो भी डिक्लाइन होकर 80% हो गई। और लोग ऐसे ये वांटेड जॉब्स वाले स्लोगन्स लिए हुए अपने गले में लगाए हुए देखिए घूम रहे हैं। ये भी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं उस दौर की। फिर आगे है ग्रेट इन्फ्लुएंस का ही फोर्थ पॉइंट है ये, मोर देन 5,000 बैंक्स वर क्लोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और 5,000 बैंक्स इस पीरियड के दौरान क्या हो गए, कंप्लीटली बंद कर दिए गए। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 25% फ्रॉम 1929 टू 1933। और 1929 से 1933 के बीच में जो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 3% से बढ़कर कितनी हो गई, 25%। ये भी ओरिजिनल पिक्चर है, पीपल माइलिंग अबाउट आउटसाइड ऑफ ए बैंक दैट क्लोज्ड 1933। तो ये देखिए बैंक बंद हो चुके हैं और उसके बाहर भीड़ है लोगों की पैसा लेने के लिए। फिर आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, देखिए इंडियाज ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन कंसिडरेबली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जाहिर बात है अगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड डिक्लाइन हुआ है तो इंडिया का भी ट्रेड क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गए और एक्सपोर्ट भी बंद हो गए। while imports declined by 47% during 1929 to 1932 और imports 1929 से 1932 के बीच में 47% डिक्रीज हो गए, जबकि एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय 49% और एक्सपोर्ट कितने डिक्लाइन हो गए, 49% तक। ड्यूरिंग 1928-29 to 1933-34 the export declined by 55.75% to rupees 1.25 billion। तो देखिए कितना जबरदस्त इंपैक्ट हुआ था और कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ, while import declined by 55.5% to rupees 2.02 बिलियन तक डिक्लाइन हो गया। आगे है द 1930 ग्रेट डिप्रेशन हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन फार्मर्स इन इंडिया। जो द ग्रेट डिप्रेशन हुई थी 1930 में उसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा था इंडिया में वो फार्मर्स पे पड़ा था। फार्मर्स हु प्रोड्यूस्ड फॉर द ग्लोबल मार्केट वर बैडली अफेक्टेड। और ऐसे फार्मर्स पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ा था जिनका प्रोडक्शन एक्सेस था और वो एक्सपोर्ट किया जाता था। ऐसे फार्मर्स जो एक्सपोर्ट वाली क्रॉप्स को उगाते थे, फसल को उगाते थे, उन पर ज्यादा इसका इंपैक्ट देखा गया। द फार्मर्स हु हैड टेकन द लोन कंटिन्यू टू बी इन डेट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वैल्यू फॉर द प्रोडक्शन। और फार्मर्स का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होना बंद हो गया तो उससे क्या हुआ, उनको लॉस हुआ, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्शन की वैल्यू सही नहीं मिल रही थी, कॉस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, प्राइस सही नहीं मिल रही थी। द फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी टू सेव द लैंड। और उस टाइम में 1930 के टाइम में फार्मर्स ने अपनी लैंड को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ज्वेलरी और गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दिया था, सेल करना स्टार्ट कर दिया था ताकि उनकी लैंड ना बिके। फिर आगे है इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन अमेरिका। अब अमेरिका पर भी देख लेते हैं, अमेरिका में क्या हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट इन द यूएस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5 मिलियन टू 13 मिलियन। जो बेरोजगार लोग थे, अनएम्प्लॉयड लोग थे यूएस में, उनकी जो संख्या है, जो उनका रेशियो था वो भी बढ़ गया और 1.5 मिलियन से बढ़कर 13 मिलियन लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन यूरोप ब्रोट अमेरिकास यूरोपियन डेट टू ए सिंकिंग पोजीशन। और अमेरिका ने जो यूरोपियन समूह को जो लोन दे रखा था, डेट दे रखा था, वो सारा सिंकिंग पोजीशन में आ गया, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा लोगों के पास, कंट्रीज के पास, कि वो लोन को पे आउट कर सके। इन द 1932 इलेक्शंस द पॉलिटिशियन हुवर ऑफ द रिपब्लिक पार्टी वाज डिफीटेड ड्यू टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और पॉलिटिशियन जो हुवर जी थे उस टाइम के, वो रिपब्लिक पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी हार हो गई इलेक्शंस में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। जो द ग्रेट डिप्रेशन आई उसमें उनकी हार हो गई। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स रिजोल्व वन द इलेक्शन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अनाउंसिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम। और जो दूसरी पार्टी थी
कौन सी? डेमोक्रेटिक पार्टी। और उनके उम्मीदवार कौन थे, कैंडिडेट कौन थे? रूजवेल्ट। और उन्होंने ये चुनाव जीत लिया, इलेक्शन जीत लिया। किस बेस पे? उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, बहुत मेजर लेवल पे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, जिससे कि ये ग्रेट जो डिप्रेशन स्टार्ट हुई है इसको हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके और इससे बाहर निकला जा सके। फिर आगे है राइज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। द इमरजेंस ऑफ मैक्रो economics as a separate branch occurred after British economist John Maynard Keynes' famous book The General Theory of Employment, Interest and Money was published in 1936. 1936 में जॉन मेनार्ड किन्स, जो कि ये व्यक्ति हैं, इनकी एक बुक आई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच के रूप में उसको पहचान मिली और एक नई ब्रांच के रूप में उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। फिर आगे है बिफोर कीन्स इन इकोनॉमिक्स इट वाज एम्फसाइज्ड दैट ऑल वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क वुड गेट वर्क एंड ऑल फैक्टर्स वुड कंटिन्यू टू वर्क टू देयर full potential and the economy would always be on the equilibrium of full employment and there would never be unemployment in developed countries. कीन्स ने जो बुक लिखी उससे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन सबका ये मानना था, वो सब ये मानते थे, ये एक्सेप्ट करते थे कि डेवलप्ड कंट्रीज में कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। वो ये कहते थे कि डेवलप्ड कंट्रीज में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, कभी भी वहां नेगेटिव ग्रोथ नहीं आ सकती है। ठीक है, उन सबका ये मानना था और वो ये कहते थे कि जितना वर्क होगा उतना ही प्रोडक्शन हो जाएगा और जितना प्रोडक्शन हो जाएगा उतनी ही उसकी डिमांड हो जाएगी। तो उस कारण से वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे इक्विलिब्रियम रहेगा और कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे लेवल पर उनका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे है दिस सेक्ट ऑफ आइडियाज इज नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और ऐसे आइडियाज को या ऐसी आइडियोलॉजी को क्या कहा गया? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज बेस्ड ऑन द मार्केट लॉ ऑफ जेबीसे अकॉर्डिंग टू विच सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और पूरा का पूरा जो क्लासिकल अर्थ इकोनॉमिक्स था वो किस पे बेस्ड था? जेबीसे के मार्केट लॉ पर। और क्या था जेबीसे का मार्केट लॉ? जेबीसे कहते थे, या पूरा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो ग्रुप था वो ये कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब कि जेबीसे ने ये थ्योरी दी कि आप प्रोडक्शन कर दीजिए किसी चीज का और वो प्रोडक्शन होगा तो अपने आप वो प्रोडक्शन बिक जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। जैसे प्लेन बनाया, प्लेन बनाने से पहले लोग प्लेन में नहीं जाते थे, उसकी डिमांड नहीं होती थी, लेकिन प्लेन बना तब अपने आप ही उस प्लेन की डिमांड जनरेट हो गई। तो उनका यही कहना था जेबीसे का कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर दीजिए, कोई ना कोई उसकी डिमांड कर देगा और इस कारण से हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। बट द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-1930 अबॉलिश्ड दिस आइडियोलॉजी। लेकिन 1929-30 में जो द ग्रेट डिप्रेशन आई उसने इस आइडियोलॉजी को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, अबोलिश कर दिया और एक नया कॉन्सेप्ट आया। नया कॉन्सेप्ट किसने दिया? नया कॉन्सेप्ट देने वाले थे जॉन मेनार्ड कीन्स। Keynes explained in his book The General Theory of Employment, Interest and Money of 1936 the reason for the Great Depression that lack of effective demand could lead to unemployment in the economy and presented the principle that demand creates its own supply. Keynes से पहले तो क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड और Keynes ने नई थ्योरी दी क्या? कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। Keynes का कहना था कि ये जो द ग्रेट डिप्रेशन आई है उसका रीजन है इफेक्टिव डिमांड में कमी। लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ही वो रीजन था जिससे द ग्रेट डिप्रेशन यूएस में आई। और उन्होंने इसका थ्योरी दी कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। अब देखिए है क्या, कीन्स से पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते थे कि एएस कर्व क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा और एडी हमेशा इस एक्सिस, इस ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा एएस कर्व को और इकोनॉमी में क्या रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये वाई एफ क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इनकम का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है ये वाई एफ। और ये हमारा एएस कर्व यहां वर्टिकल हो गया है ई बिंदु के बाद और ये हमारा एडी कर्व है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? एसी को, एएस को ई बिंदु पर। ई पॉइंट पे जैसे इंटरसेक्ट किया आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पे जो नेशनल इनकम है वो वाई एफ है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है।
इससे आगे प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो सकता, क्योंकि एएस कर्व क्या हो गया है, यहाँ वर्टिकल हो गया है, तो प्रोडक्शन इससे आगे नहीं बढ़ सकता। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां जितने भी रिसोर्सेस कंट्रीज के अगर उनको फुल यूटिलाइजेशन किया जाए तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कह देते हैं। अब ये तो था ई बिंदु, ये ई पॉइंट जो है वो तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे। जो कीन्स ने क्या कहा कि अगर इफेक्टिव डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा या लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है डेवलप कंट्रीज में भी। और उन्होंने इसको एग्जांपल से बताया कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है। अब मान लीजिए किसी कारण से एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ, किस कारण से, कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट में क्या हुई, डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट, तो सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। माइनस डेल्टा आई का मतलब क्या है, यहां देखिए हम सभी जानते हैं डेल्टा बराबर होता है चेंज, ठीक है, और माइनस डेल्टा आई का मतलब हुआ चेंज इन डेल्टा आई, चेंज इन आई, और कैसा चेंज, माइनस, यानी कि नेगेटिव चेंज हुआ है, और नेगेटिव चेंज को ही हम क्या कहते हैं, डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, एडी भी डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, एडी से नीचे शिफ्ट होकर क्या हो गया है, एडी1। ये पूरा का पूरा एडी कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होकर क्या हो गया है, एडी1। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया। ये इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होने के कारण भी हो सकता है, कंजप्शन डिक्रीज होने के कारण भी हो सकता है। ध्यान रखना, एडी में डिक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं, कंजप्शन डिक्रीज हो जाए, आई डिक्रीज हो जाए, तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। और जो ग्रेट डिप्रेशन जो आई थी उसका बड़ा कारण था कंजप्शन डिक्रीज होना। कंजप्शन डिक्रीज होना द ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन था। तो जैसे ही कंजप्शन डिक्रीज हुआ था, या मान लीजिए इनका इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ, तो उससे क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे हो जाता है। तो ये तो है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जबकि इक्विलिब्रियम कहां हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया हमारा E1 पॉइंट पे। तो ये जो एरिया है, ये क्या, कौन सा एरिया, Y से YF का, यही है क्या, इसी को हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये कहां हो सकती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये पॉसिबल है। पहले ये माना जाता था कि केवल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डेवलप कंट्रीज में या विकसित देशों में नहीं हो सकता। लेकिन कीन्स ने ये थ्योरी प्रस्तुत की, एक थ्योरी प्रेजेंट की कि अगर एग्रीगेट डिमांड में डिक्लाइन होता है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। और उसका कारण उन्होंने बताया, जो मैं आपसे शुरू में ही चर्चा कर चुका हूं, कि कंजप्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा, और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो नेशनल इनकम डिक्रीज होगी। ये फर्स्ट लेवल है। फिर सेकंड लेवल पे इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन फिर डिक्रीज होगा, फिर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और फिर एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसी से ये सारी की सारी कहानी जन्म लेती है कि राइज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों हुआ, क्योंकि कीन्स ने एक्सप्लेन किया कि द ग्रेट डिप्रेशन में जो प्रॉब्लम आई है वो थी इफेक्टिव डिमांड की कमी। लेक ऑफ इफेक्टिव डिमांड ही द ग्रेट डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन बताया कीन्स ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने का पूरा प्रयास करूं। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।